क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ लॉकेश में। नागरिक शास्त्र का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको हल करके बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है मेरे प्यारे बच्चों 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 10 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है जिनका प्रत्येक उत्तर 100 से 125 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। तो पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको हल करके बताने वाले हैं। पूरा पेपर बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 है, आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967, 1961, 1971, 1991। तो मेरे प्यारे बच्चों आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया? मई 1974, जून 1975, जनवरी 1974, अगस्त 1979। तो मेरे प्यारे बच्चों भारत ने परमाणु परीक्षण किया था मई 1974। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव थे? कॉफी अन्नान, यू थांट, बुतरस घाली, माल्थस। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव थे यू थांट। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संघ हस्ताक्षरित हुई थी 1971, 1972, 1997, 1999। तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संघ हस्ताक्षरित हुई थी मेरे प्यारे बच्चों 1972 में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित देशों में से कार्बन का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? चीन, यूरोपीय संघ, श्रीलंका, नेपाल। तो चीन सही हो जाएगा। चीन कार्बन का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश है। भारत में वैश्वीकरण का आरंभ कब से माना गया है? 1995, 1991, 1989, 1987। 1991, ठीक है। भारत में वैश्वीकरण का आरंभ हुआ 1991 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ल्ड सोशल फोरम का मुख्य कार्य क्या है? वैश्वीकरण का विरोध करना, वैश्वीकरण का समर्थन करना, वैश्वीकरण का ना विरोध करना ना समर्थन करना, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ल्ड सोशल फोरम का मुख्य कार्य है वैश्वीकरण का विरोध करना। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, पाकिस्तान का निर्माण मेरी लाश पर होगा या कथन किसका है? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना। तो ये कथन है महात्मा गांधी का, ठीक है। मुंबई प्लेन किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1940, 1942, 1944, 1946। तो 1944 सही हो जाएगा, ठीक है। मुंबई प्लेन 1944, ठीक है, अस्तित्व में आया। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, भारत में किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौता किया? चीन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। चीन सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। प्रत्येक का उत्तर 10 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो 11 नंबर प्रश्न है, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से किस नए देश का जन्म हुआ था? तो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से बांग्लादेश नए देश का जन्म हुआ था, ठीक है। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कामराज योजना क्या है? तो कामराज योजना के अनुसार 1963 में सभी वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के पदों से त्यागपत्र दे दिया ताकि उनकी जगह युवा कार्यकर्ताओं को दी जा सके। 13 नंबर है, 1974 के बिहार आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, नागालैंड को कब राज्य बनाया गया? तो नागालैंड को 1960 में राज्य बनाया गया। 15 नंबर है, चीन में खेती एवं उद्योगों का निजीकरण कब किया गया? चीन में खेती एवं उद्योगों का निजीकरण 1982 और 1998 में किया गया। इसके बाद है 16 नंबर, क्या कह रहा है, बेनजीर भुट्टो की हत्या। तो बेनजीर भुट्टो की हत्या 27 दिसंबर 2007 को हुई। संयुक्त राष्ट्र के किन्हीं 2 एजेंसियों का उल्लेख कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र की 2 एजेंसियां हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व व्यापार संगठन। इसके बाद 18 नंबर है, विश्व में उभरने वाले खतरों के नए स्रोत बताएं।
तो एड्स है, आतंकवाद है, बर्ड फ्लू है, एबोला वायरस है, हेपेटाइटिस सी है। रियो सम्मेलन की सिफारिश को किस नाम से जाना जाता है? रियो सम्मेलन की सिफारिश को एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। फिर 20 नंबर है, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कब और कहाँ हुई? तो वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में ब्राज़ील में हुई थी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट हैं। उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए 5 अंक मिलेंगे। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे। 21 नंबर है, 1978 में चीन द्वारा घोषित खुले द्वार की नीति की व्याख्या करें। ठीक है, 1978 में चीनी नेता शया ओपेंग ने खुले द्वार की नीति की घोषणा करके आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिसके फलस्वरूप चीन ने लगातार उन्नत की तथा आगे चलकर एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा। इससे चीन में तेजी से बदलते प्रवृत्तियों को पता चलता है। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? सार्क के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो सार्क का मुख्य उद्देश्य यह है कि दक्षिण एशिया के राज्यों में सहयोग बढ़े और एक दूसरे के विकास में सकारात्मक सहायता प्रदान करें। दूसरा है दक्षिण एशिया में आर्थिक प्रगतिशील, सामाजिक उन्नति तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। इसके बाद 23 नंबर है, क्या कह रहा है? विश्व बैंक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। इस विशिष्ट संस्था का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों का पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में अधिक सहायता देना है। विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को विजन और वित्तीय परामर्श देता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 24 नंबर है, परमाणु युद्ध के कोई 2 प्रभाव लिखें। तो परमाणु युद्ध से पूरी मानव जाति नष्ट हो जाती है। दूसरा है परमाणु युद्ध के विशेषज्ञों के अनुसार परमाणु बम गिरने से वातावरण में इतनी अधिक रेडियोधर्मिता फैल जाएगी कि दूर दूर तक रहने वाले लोग भी इसके प्रभाव क्षेत्र में आकर रोगग्रस्त हो जाएंगे। इसके बाद 25 नंबर है, कारगिल संघर्ष के कारणों का उल्लेख कीजिए। कारगिल संघर्ष के कारणों का निम्नलिखित उल्लेख है। पहला है, कारगिल संघर्ष का प्रमुख कारण पाकिस्तान सेना द्वारा नियंत्रित सीमा के निकट भारतीय क्षेत्र के कुछ भागों पर कब्जा करना था। दूसरा है, कारगिल संघर्ष का एक प्रमुख कारण पाकिस्तान की भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण नीति है। इसके बाद 26 नंबर है, हरित क्रांति क्या थी? तो हरित क्रांति से अभिप्राय कृषि उत्पादन में होने वाली उस भारी वृद्धि से है जो कृषि की नई नीति अपनाने के कारण हुई है। जे हारर के अनुसार हरित क्रांति शब्द 1968 में होने वाले उन आश्चर्यजनक परिवर्तनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो भारत के खाद्यान्न उत्पादन में हुआ था तथा अब भी जारी है। हरित क्रांति से न केवल आर्थिक एवं सामाजिक बल्कि राजनीतिक ढांचा भी प्रभावित हुआ। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड। उत्तर आपको 100 से 125 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 8 अंक 6 अंक मिलेंगे। मानव अधिकार एवं आतंकवाद समकालीन विश्व की सुरक्षा में किस प्रकार निर्णायक है, समझाइए। तो मानव अधिकार एवं आतंकवाद समकालीन विश्व की सुरक्षा में भूमिका। मानव अधिकार और आतंकवाद आधुनिक विश्व की सुरक्षा के 2 प्रमुख पहलू हैं। आतंकवाद न केवल निर्दोष लोगों की जान लेता है बल्कि समाज में भय और अस्थिरता भी फैलाता है। यह मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन करता है क्योंकि इससे लोगों के जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा पर सीधा खतरा उत्पन्न होता है। इसके बाद आगे लिखेंगे, इसके आतंकवाद से निपटने के लिए सुरक्षा बलों और सरकारों को कठोर कदम उठाने पड़ते हैं, क्यों? लेकिन इन उपायों में मानव अधिकार का सम्मान आवश्यक है। यदि आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में नागरिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों का हनन होता है तो यह लोकतंत्र और न्याय के मूल्यों को कमजोर करता है। इसलिए एक संतुलित नीति अपनानी चाहिए जो आतंकवाद पर प्रभावी नियंत्रण रखे और साथ ही मानव अधिकार की रक्षा करे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, न्याय संगत कानूनों और सामाजिक सशक्तिकरण से ही समकालीन विश्व में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। इसके बाद 28 नंबर प्रश्न है, 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था पर निबंध लिखिए। तो 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, यहाँ पर देखते हैं आगे क्या लिखना है। 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था एक ऐसी अवधारणा है जिसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक असमानताओं को दूर करना और विकासशील देशों को अधिक आर्थिक स्वतंत्रता एवं अधिकार प्रदान करना है। यह व्यवस्था 1970 के दशक में विकसित हुई जब विकासशील देशों ने आर्थिक संसाधनों और व्यापार नीति में अधिक समानता की मांग की। इसके आगे लिखेंगे, इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक असमानता को कम करना, संसाधनों पर न्यायसंगत नियंत्रण स्थापित करना और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देना था। हालांकि इस विचार को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सका, लेकिन वैश्विक संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने कुल नीतिगत सुधार किए। आज भी एक समावेशी और संतुलित आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता बनी हुई है जिससे सभी देशों को समान अवसर मिले और वैश्विक समृद्धि सुनिश्चित हो सके।
इसके बाद आगे है 29 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है। 1947 में भारत विभाजन के तुरंत बाद रजवाड़े के प्रति भारतीय सरकार की दृष्टिकोण क्या था। तो इसमें लिखेंगे भारत विभाजन के बाद रजवाड़ों के प्रति भारतीय सरकार का दृष्टिकोण। 1947 में भारत विभाजन के बाद देश में 562 रियासतें थी जो ब्रिटिश शासन के अधीन रही थी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सरकार का उद्देश्य इन रियासतों का भारत में विलय कर एकीकृत राष्ट्र बनाना था। इसके आगे लिखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन के प्रयासों से अधिकांश रियासतों ने स्वेच्छा से भारत में शामिल होने का निर्णय लिया। सरकार ने 3 विषयों यानी रक्षा, विदेश नीति और संचार के अधीन रियासतों को विलय के लिए राजी किया। हालांकि हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसी कुछ रियासतों ने विरोध किया, लेकिन भारतीय सरकार ने सैन्य और कूटनीतिक उपायों से इनका भारत में विलय सुनिश्चित किया। इसके आगे लिखेंगे इस दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य एक मजबूत, अखंड और संगठित भारत का निर्माण करना था, जिससे राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक संघर्षों को रोका जा सके। इस नीति ने आधुनिक भारत की एकता और स्थायित्व की नींव रखी। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद क्या है, यह भारत की राज्य व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। क्षेत्रवाद का अर्थ है किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के लोगों द्वारा अपनी सांस्कृतिक, आर्थिक या राजनीतिक पहचान को प्राथमिकता देना। यह भावना कभी कभी राष्ट्र की एकता और अखंडता को चुनौती दे सकती है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में क्षेत्रवाद विभिन्न रूपों में देखने को मिलता है, जैसे भाषा, संस्कृति, आर्थिक असमानता और राजनीतिक हितों पर आधारित क्षेत्रीय आंदोलन। इसके आगे लिखेंगे भारत की राज्य व्यवस्था पर प्रभाव, राजनीतिक अस्थिरता। क्षेत्रीय दलों के उदय से राष्ट्रीय राजनीति में अस्थिरता बढ़ सकती है। विभाजन की मांग, क्षेत्रवाद के कारण तेलंगाना, झारखंड और उत्तराखंड जैसे नए राज्यों का गठन हुआ। इसके बाद तीसरी हेडिंग है आर्थिक असमानता, कुछ क्षेत्र तेजी से विकसित होते हैं जबकि कुछ पिछड़े रह जाते हैं। सामाजिक तनाव, कभी कभी यह भाषाई या जातीय संघर्ष को जन्म देता है जिससे समाज में विभाजन बढ़ता है। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है मेरे प्यारे बच्चों, और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 8 अंक मिलेंगे। 31 नंबर है सार्क की स्थापना कब हुई थी, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। अथवा वैश्विक पर्यावरण को बिना हानि पहुंचा आर्थिक विकास करने की विभिन्न देशों के सामने एक चुनौती है, इस कथन को उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद 32 नंबर है बांग्लादेश युद्ध 1971 की विवेचना कीजिए। अथवा जम्मू कश्मीर की समस्या का वर्णन कीजिए। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।